नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम पॉलिटी की कक्षाएं लगातार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने मौलिक कर्तव्य का जो टॉपिक था उसे अच्छे से कवर किया था। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आ रहा होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उस क्लास को लेने के बाद आपका कोई भी सवाल मौलिक कर्तव्य से बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघीय कार्यपालिका। सारी चीजें हम डिटेल में क्लास में जान रहे होंगे संघीय कार्यपालिका के बारे में। संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग के अंतर्गत है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, साथ ही साथ संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से पद जो हैं वो विद्यमान है, सारी चीजें हम क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सूचना प्रदान कर दूं, हमारी टीम के माध्यम से आपको लगातार जो है फ्री क्लासेस कराई जा रही हैं। किन किन कोर्सेज की क्लासेस हमारे टीम के माध्यम से आपको कराई जा रही है तो मैं आपको बता दूं एक बार। ठीक है, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे यूपी लेखपाल का एग्जाम हो, आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, उन सभी एग्जाम की तैयारी हमारी टीम के माध्यम से आपको कराई जा रही है लगातार। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी जिसकी डेट हाल ही में घोषित की गई है आयोग के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा, उसकी भी तैयारी हमारी टीम के माध्यम से बेहतरीन तरीके से आपको कराई जा रही है। साथ ही साथ चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो, या यूपी टेट का एग्जाम हो, या यूपी बीडीओ का एग्जाम हो, इन सभी की तैयारी बेहतरीन तरीके से हमारी टीम के माध्यम से आपको कराई जा रही है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल जो है ग्रेड पाठशाला ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक बार आप क्लास ज़रूर देखेंगे सभी टीचर्स की, जिससे आपको एक आइडिया पता चले कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं या मैं जिनकी जितनी भी तारीफ टीचर्स की कर रहा हूँ क्या वो वास्तविक है या नहीं। तो सारे टीचर्स एक बार देखेंगे, हमारे जितने भी टीचर्स हैं एक बार आपके स्क्रीन के सामने हैं, एक बार देख लेंगे कि कौन से टीचर्स जो हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं। तो बात करेंगे हम साइंस के बारे में, तो अंकित सर आपको साइंस की क्लासेस पढ़ाएंगे लगातार। ठीक है, रीजनिंग की कक्षाएं हमारे प्रद्युमन सर के द्वारा ली जाएंगी, मैं आपको बता दूं। फिर नेक्स्ट जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की कक्षाएं हैं वो मैं आपको स्वयं पढ़ा रहा हूँ। फिर हिस्ट्री की बात करें हम, इतिहास, तो अंजलि मैम के द्वारा आपको हिस्ट्री की कक्षाएं लगातार कराई जा रही होंगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो आपको नितिन सर के द्वारा बेहतरीन ट्रिक्स के माध्यम से कराया जा रहा होगा। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे जो नितिन सर हैं उनकी क्लास को जरूर देखेंगे, आपको क्योंकि बेहतरीन ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी स्टैटिक जीके के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी और जीएस की क्लासेस। तो हिंदी प्लस जीएस की कक्षा जो है हमारे रवि सर के द्वारा बेहतरीन तरीके से ली जाती है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। और लगातार मॉक टेस्ट जो हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी रवि सर के द्वारा कराए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो है ज्योग्राफी, भूगोल, और भूगोल की कक्षाएं आपको एमपी सर के द्वारा लगातार कराई जा रही हैं। फिर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारे दो बेहतरीन टीचर हैं, विजय सर और सुनीत सर। दोनों टीचर्स बेहतरीन तरीके से आपको जो है मैथ की कक्षाएं लगातार करा रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर जुड़े होंगे तो लगातार इनकी कक्षाएं आप मैथ की देखते होंगे। तो ये एक हमारी टीम का ओवरव्यू हो गया है, आप जरूर देखें सारी कक्षाओं को जाकर। ठीक है, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोर्स से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो आने वाले समय में आपको हमारी टीम के माध्यम से जरूर प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम बहुत ज़्यादा जो प्रचार था वो कर दिया गया है, तो अब क्लास को करते हैं हम अच्छे तरीके से। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संघीय कार्यपालिका। तो सबसे पहला जो सवाल आएगा वो पूछा जाएगा कि संघीय कार्यपालिका किस भाग के अंतर्गत उल्लेखित है, या संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग के अंतर्गत मिलता है। तो एक बार मैं आपको सभी भागों के बारे में डिटेल से बता दूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम भाग 1 के बारे में। भाग 1 की अगर बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ये चीज़ें अध्ययन की थी, एक बार फिर रिवीजन करेंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग के अंतर्गत उल्लेखित है, तो आप कहेंगे भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र उल्लेखित है। तो नेक्स्ट बात करते हैं भाग 2 में। तो भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता के उपबंध का उल्लेख मिलता है। नागरिकता की कैसे प्राप्ति की जा सकती है, या नागरिकता की कैसे समाप्ति की जा सकती है, तथा नागरिकता से संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित है, हम भाग 2 के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भाग 3 के बारे में। भाग 3 के अंतर्गत हमने मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन किया था। यहाँ मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं।
ठीक है। तो आप याद रखेंगे भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 आर्टिकल के अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। सारी चीजें मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण थी हमने क्लासेस के अंतर्गत की है। फिर नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ भाग 4 के बारे में। सबको पता है डीपीएसपी का उल्लेख, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है भाग 4 के अंतर्गत मिलता है। और आज हम बात कर रहे हैं भाग 5 के बारे में। और उसमें सबसे पहले किसका अध्ययन कर रहे हैं? भाग 5 में संघीय संघीय कार्यपालिका। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, संघीय कार्यपालिका। तो एक बार पुनः हम अपनी क्लास पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया संघीय कार्यपालिका का अगर उल्लेख पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भाग 5 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। ठीक है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है तो आप याद रखेंगे। ठीक है। तो अगर सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जो है संघीय कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है तो आप कहेंगे आर्टिकल 52 से 78 तक जो है संघीय कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। किस भाग के अंतर्गत तो याद रखेंगे भाग 5 के अंतर्गत जो है संघीय कार्यपालिका का उल्लेख भाग आर्टिकल 52 से 78 के बीच मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है तो याद रखेंगे कार्यपालिका का प्रमुख कार्य विधायिका द्वारा निर्मित विधियों को लागू करना है। ठीक है। तो प्रमुख कार्य की अगर बात की जाएगी तो आप याद रखेंगे प्रमुख कार्य विधायिका के द्वारा विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना किसका कार्य होता है? कार्यपालिका का कार्य होता है। जब हम सरकार के अंग पढ़ रहे थे तब वहां पर भी हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों को लागू करना। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों को बनाना। और न्यायपालिका का क्या कार्य है? न्यायपालिका का कार्य है न्याय का संरक्षण करना या संविधान का संरक्षण करना। तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे जो भी कानून व्यवस्थापिका बनाती है, विधायिका बनाती है, उसे लागू करने का जो कार्य होता है वो संघीय कार्यपालिका का होता है। नेक्स्ट याद रखेंगे संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम निम्नलिखित पदों का अध्ययन करते हैं। जब हम आर्टिकल 52 से 78 तक का अध्ययन कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका में तो सबसे पहला सवाल हमसे पूछा जाता है कि संघीय कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन से पद का उल्लेख नहीं मिलता है। तो नहीं वाला शब्द जब आप बता पाएंगे आंसर जब आपको पता होगा कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से पदों का उल्लेख मिलता है। तो याद रखेंगे संघीय कार्यपालिका में हमारा पहला जो पद है, पहला जो पद है महत्वपूर्ण वो है राष्ट्रपति का। ठीक है। दूसरा हमारा पद है उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। फिर हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण पद है प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और नेक्स्ट जो हमारा पद होगा वो होगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो इन चार पदों का अध्ययन जो है हम बेसिकली संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत करते हैं। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तो वो वाला सही होगा। यहां मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगा संघीय कार्यपालिका में संघीय कार्यपालिका में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं मिलता है? अगर पहला ऑप्शन आपके पास होगा प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन होगा राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन होगा महान्यायवादी
और लास्ट हमारा ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। तो आप आराम से इसका जवाब दे पाएंगे कि जो संघीय कार्यपालिका है हमारी, उसके अंतर्गत नहीं मिलता है उल्लेख किस पद का। तो आप कहेंगे राज्यपाल के पद का उल्लेख जो है संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं मिलता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। तो याद रखेंगे ये सारी चीजें। तो यहाँ तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि जो हमारी संघीय कार्यपालिका है उसमें पहला पद ही किसका है। तो पहला पद आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के पद का उल्लेख सर्वप्रथम जो मिलता है संघीय कार्यपालिका में मिलता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 52 में, 52 आर्टिकल में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है। लेकिन राष्ट्रपति के पद को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित है। जब हम पढ़ रहे थे कौन सी क्लास को, पहली प्रारंभ की कक्षाओं के अंतर्गत, तब मैंने आपको बताया था कि भारत में अगर हम शासन प्रणाली की बात करेंगे तो प्रमुख रूप से शासन की दो प्रणाली हैं, एक संसदीय शासन प्रणाली और एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ठीक है, ये प्रमुख रूप से हैं जो शासन की प्रणाली। एक तीसरी भी होती है, वो हमें नहीं पढ़नी है, फिलहाल हम दुख पे ही चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें संसदीय प्रणाली में, तो मैंने आपको बताया था यहाँ वास्तविक प्रमुख नाम मात्र का होता है। पहला अंतर मैंने आपको बताया था दोनों में कि जो संसदीय शासन प्रणाली है इसके अंतर्गत जो शक्ति का प्रमुख होता है, वास्तविक जो प्रमुख होता है वो किसका होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। जबकि अध्यक्षीय में मैंने आपको पहला बताया था कि इसमें वास्तविक प्रमुख नाम मात्र का नहीं होता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वास्तविक प्रमुख है या प्रेसिडेंट का जो पद है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं करता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में जो नाम मात्र का प्रमुख होता है, डेट मीन्स राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, किसी अन्य पद के द्वारा उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कार्यपालिका व विधायिका में समन्वय होता है। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय नहीं होता। तो ये बेसिकली डिफरेंस था संसदीय लोकतंत्र में और अध्यक्षीय लोकतंत्र में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र प्रचलित है, तो आप वहाँ आंसर देंगे भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रचलित है। ठीक है, तो अब हमने जब शासन प्रणाली जान ली है तो हम बात करते हैं, हम दोबारा से पुनः उसी चर्चा करते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है, जो चीज़ लिखी हुई है वही मैंने आपको समझाई है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है, जिसके अंतर्गत नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा गया है कि भारत में वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो याद रखेंगे भारत में वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, पीएम जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है, राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के पद की जो भी शक्तियां होती हैं उनका इस्तेमाल कौन करता है, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद करता है। जब हम आगे पढ़ रहे होंगे तो ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री ही करता है या मंत्री परिषद राष्ट्रपति के पद की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, डिटेल में जान रहे होंगे, क्योंकि एक बार सवाल पूछा गया था और उसमें ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी दिया था और मंत्री परिषद भी। सवाल था कि भारत में जो राष्ट्रपति है उसके पद की वास्तविक शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्री परिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा सवाल था, उस समय बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को गलत किया था। ठीक है, तो भारत में जो शक्तियों का इस्तेमाल करता है वो प्रधानमंत्री करता है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट की ओर। राष्ट्रपति को अन्य नामों से भी जाना जाता है जो निम्नलिखित हैं। भाई भारत में जो राष्ट्रपति का पद है उसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से इनके अन्य नाम हैं, याद रखने हैं। कई बार पूछा जाता है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली भारत में प्रचलित है। कैसी शासन प्रणाली है, संसदीय।
तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए ही हम भारत में राष्ट्रपति को संसदीय शासन का मुखिया, हेड ऑफ जो संसदीय शासन है उसे कहते हैं। अन्य नामों में ये आएगा, पहला अन्य नाम हो गया। दूसरा अन्य नाम है राष्ट्र का प्रमुख, दैट मीन्स जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसका प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति, इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट, देश का प्रथम नागरिक। अगर आपसे पूछा जाएगा देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तब भी आप वहां के आंसर लगाएंगे। राष्ट्रपति जो है भारत का पहला नागरिक होता है या प्रथम नागरिक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट अदर नाम है इसका कार्यपालिका का प्रमुख, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है उसका प्रमुख होता है कार्यपालिका का प्रमुख। नेक्स्ट में जिस क्या कहते हैं संवैधानिक अध्यक्ष, जो हमारा संविधान है उसका संवैधानिक अध्यक्ष की भी संज्ञा जो है राष्ट्रपति को दी जाती है। तो ये राष्ट्रपति के कुछ अन्य नाम हो गए। यहाँ एक नाम और याद रखेंगे आप, सर्वोच्च सर्वोच्च सेनापति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, या किसे सर्वोच्च सेनापति की संज्ञा दी गई है, किसे सर्वोच्च सेनापति कहते हैं तीनों सेनाओं का, तब भी वहां आंसर आपका क्या होगा, राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने राष्ट्रपति के अन्य नाम पढ़े हैं। पहला, संसदीय शासन प्रणाली का मुखिया, राष्ट्र का प्रमुख, देश का प्रथम नागरिक, कार्यपालिका का प्रमुख, संवैधानिक अध्यक्ष और सर्वोच्च सेनापति। तो हमने अभी तक पढ़ा भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है, राष्ट्रपति को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम हैं? पहला है संसदीय शासन का मुखिया, दूसरा राष्ट्र का प्रमुख, देश का प्रथम नागरिक, कार्यपालिका का प्रमुख या संवैधानिक अध्यक्ष या सर्वोच्च सेनापति। ये सभी जो नाम हैं वो किसके हैं? हमारे देश में राष्ट्रपति के नाम हैं ये सभी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 52 के ऊपर। क्या कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 52? ठीक है, तो आर्टिकल 52 पर एक बार चर्चा करते। ठीक है, तो आर्टिकल 52 पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक बार जान लेते हैं। तो क्या कहता है आर्टिकल 52? देखिए क्या कह रहा है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या होगा? भारत का होगा, क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? 52 आर्टिकल कहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तब वहां आप बता रहे होंगे भारत में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 के अंतर्गत मिलता है। किस आर्टिकल में है? 52 आर्टिकल में है। और याद रखना है, यह जो आर्टिकल 52 है वो भारतीय संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल है। स्मॉलेस्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? आप कहेंगे आर्टिकल 52 को कहते हैं। देखिए आर्टिकल 52 सबसे छोटा तो आर्टिकल है, लेकिन सबसे प्रभावी आर्टिकल है, क्योंकि इसमें देश के प्रथम नागरिक का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 52 में। तो याद रखेंगे संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 52 में। किसका उल्लेख मिलता है? राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में मिलता है। और ये सबसे छोटा तथा सबसे प्रभावी आर्टिकल है। ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ। नेक्स्ट हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए वन प्रेसिडेंट। यहां से भी सवाल पूछा गया है कि हमने भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए राष्ट्रपति के नाम का ही जिक्र किया है और किसी नाम का क्यों नहीं किया? क्यों हमने राज्य के प्रमुख नाम का उल्लेख नहीं किया है? संवैधानिक अध्यक्ष का उल्लेख जो है हमने आर्टिकल 52 में क्यों नहीं किया है? सिर्फ राष्ट्रपति का ही क्यों किया है? राष्ट्रपति के नाम का है। तो एक बार सवाल पूछा गया था कि संविधान सभा में राष्ट्रपति शब्द की संज्ञा या राष्ट्रपति नाम होना चाहिए, इसकी सिफारिश किसने की थी? अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिसमें के.टी. साहा होगा, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो वहां आपका सही आंसर होगा भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रपति पद का जो नाम राष्ट्रपति होना चाहिए, राज्य का प्रमुख ना होकर या संवैधानिक अध्यक्ष ना होकर राष्ट्रपति इस्तेमाल करना चाहिए, इस शब्द की सिफारिश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रपति शब्द की सिफारिश जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। कई बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। के.टी. साहा ने तो राज्य का प्रमुख शब्द बताया था। अगर आपसे कहीं भी पूछ भी ले कि के.टी. साहा के द्वारा संविधान सभा में किस शब्द का इस्तेमाल किया था, तो राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख। मैंने आपको बताया है कि पॉलिटी में राज्य का मतलब ही राष्ट्र से हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भी राज्य बोल देगा तो वो राष्ट्र ही इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखेंगे
भारतीय संविधान सभा में संविधान सभा जब हो रही थी तब बहुत सारी बहस हुई थी इस नाम के लिए कि किस नाम का प्रयोग भारतीय संविधान में किया जाए। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसकी सिफारिश किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। जिस समय ये सवाल पूछा गया था बिहार पीसीएस के एग्जाम में, उस समय बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल को गलत किया था, सब केटी साहा लगा कर आए थे उस ऑप्शन में। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ सिर्फ मैंने आपको बताया है आर्टिकल 52 के बारे में कि आर्टिकल 52 में किसका उल्लेख मिलता है। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। देयर शैल बी वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 हमारे भारतीय संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल है और सबसे प्रभावी आर्टिकल है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति पद की सिफारिश जो थी वो किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा में राष्ट्रपति पद की सिफारिश की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में जो इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, आर्टिकल 53। ठीक है, तो आर्टिकल 53 पर चलते हैं हम लोग। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 33। तो सबसे पहला सवाल हमारा पूछा जाता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। पहला सवाल डायरेक्ट हमसे पूछा जाएगा, किस आर्टिकल में है? तो आप आराम से बता देंगे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 53 कहता है। अब संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 53 में भैया। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है इसका इस्तेमाल कौन करता है? अब सवाल आता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, आर्टिकल 53 तो सीधा कह रहा है, लेकिन इस्तेमाल कौन करता है? तो याद रखेंगे जिसका प्रयोग वह स्वयं करता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। या तो राष्ट्रपति स्वयं करेगा या राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ होते हैं, जो अधिकारी अधीनस्थ होते हैं, उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखा जरूर है कि जिसका प्रयोग वह स्वयं करेगा, लेकिन याद रखेंगे आर्टिकल जब हम पढ़ रहे होंगे प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और उसकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से लिखा जरूर है, लेकिन इसकी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करती है? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। तो याद रखेंगे आर्टिकल 53 सीधी सीधी इतना कहता है कि जो संघ की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में है? प्रेसिडेंट में है भैया। राष्ट्रपति करेगा, अपने कौन करेगा? वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो सिंपल सा आर्टिकल है, सीधा आपको आर्टिकल याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 54 और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये भी। देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल जो है वो पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम्स में। तो आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। किस प्रकार से राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होगा? कौन कौन राष्ट्रपति के पद में जो मतदान किया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करेगा? क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है या परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है? सारी चीजें हम आर्टिकल 54 में पढ़ेंगे। तो सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? तो आप सीधे कह देंगे आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा इसका निर्वाचन राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाता है। परोक्ष रूप से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे निर्वाचक मंडल के द्वारा। निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति के पद का चुनाव किया जाता है और निर्वाचक मंडल में जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं लेती। जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो आइए जानते हैं सारी चीजें। यहाँ देखिए पहला पॉइंट लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए सीधी सीधी लिखा भी है, यही सारी चीजें मैंने जो आपको बताई हैं। और निर्वाचक मंडल के अंतर्गत निम्नलिखित लोग आते हैं। अब निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो अब हमें समझना होगा कि जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं। तो पहला है
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, डेट मीन्स हमारा जो निम्न सदन है उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं अपनी सीटों पर जीत के गए हैं वो क्या करेंगे, निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रेसिडेंट के जो मतदान होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभाओं में, वो प्रेसिडेंट के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यहाँ याद रखिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया है विधानसभा, विधान परिषद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आप में से कोई ये बताएगा कमेंट बॉक्स में कि हमने विधान परिषद शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया निर्वाचन मंडल में, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होगी, मुझे अच्छा लगेगा। आप सभी लोग पढ़ते हैं क्यों हमने विधानसभा शब्द का ही इस्तेमाल किया, विधान परिषद का नहीं किया। भाई यहाँ तो हम दोनों सदन ले रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि यहाँ केवल क्या ले रहे हैं, विधानसभा शब्द ले रहे हैं। और यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, दिल्ली व पुडुचेरी, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं। और इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा के सदस्य आते हैं उन्हें राज्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है। किस रूप में, स्टेट के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या दिल्ली और पुडुचेरी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो उनके सदस्य होते हैं निर्वाचित वो भाग लेते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। राष्ट्रपति के पद का जब निर्वाचन होगा तो दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी उसके निर्वाचन में भाग ले रहे होंगे। याद रखेंगे ये सारी चीजें। अब ये तो हमने पढ़ लिया कौन कौन निर्वाचक मंडल में सम्मिलित हैं। तो एक बार मैं आपको डिटेल में बताऊं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं निर्वाचक मंडल के बारे में। निर्वाचक मंडल, क्यों हम निर्वाचक मंडल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर मैंने आपको नेक्स्ट क्या बताया, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर मैंने आपको नेक्स्ट बताया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर। ये तीन जो है निर्वाचक मंडल में सम्मिलित हैं। या कौन सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिए विधानसभा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, विधान परिषद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं मतदान में, तो आप कहेंगे नहीं, विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। यहाँ नेक्स्ट क्या इंपोर्टेंट मैंने आपको बताई थी कि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिए निर्वाचित सदस्य का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर भी मनोनीत सदस्य की बात नहीं की जा रही। क्यों मनोनीत सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं, अगर बात करेंगे लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य का जो निर्वाचन है किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो दो किए जाते थे आपको पता है, लेकिन बाद में उन्हें हमने जो है संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है इस जो निर्वाचन होता था आंग्ल भारतीय समुदाय का। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में भी क्या होता है, जो निर्वाचन है किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब प्रेसिडेंट ही निर्वाचन करेगा तो सीधी सी बात है जो चुनाव होगा उसमें निष्पक्षता होने की संभावना होगी। इसलिए यहाँ भी क्या कर रहे हैं, निर्वाचित सदस्य ले रहे हैं, मनोनीत सदस्य ना हम यहाँ के ले रहे हैं ना यहाँ के ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट एक शब्द किया गया है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विधान परिषद सभी जगह उपलब्ध नहीं है। भारत के सभी राज्यों में क्या है, विधान परिषद उपलब्ध नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जहां पर भी विधान परिषद उपलब्ध नहीं होगी वहां क्या होगा, उनके द्वारा अन्याय किया, उनके साथ क्या किया जाएगा, अन्याय किया जाएगा। ठीक है,
तो जो राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होता है उसमें निष्पक्षता ना हो, इसलिए हमने निर्वाचित सदस्य लिए हैं, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया, याद रखेंगे। और ना, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। किस रूप में करते हैं, राज्य के रूप में, ना कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा, तो आर्टिकल 54 हमने पढ़ा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो आर्टिकल 55 से स्टार्ट कर रहे होंगे हम, ठीक है। तो आज मैं आपको सूचना दे दूं, हमारा जो पॉलिटी का मॉक टेस्ट होता है वो प्रत्येक शुक्रवार को किया जाता है इवनिंग शाम 7 बजे। जो है ये जो लाइव मॉक टेस्ट होता है वो होता है शाम को, ठीक है, फ्राइडे 7 PM पर। तो आप सभी लोग जो हैं इस क्लास को ज़रूर देखे करें। जो हमारी डेली क्लासेस होती हैं वो तो आपको देखनी है, साथ ही साथ जितनी भी मॉक टेस्ट होते हैं, चाहे वो पॉलिटी के मॉक टेस्ट हों, ठीक है, चाहे वो हिंदी के मॉक टेस्ट हों, चाहे वो रीजनिंग के मॉक टेस्ट हों, चाहे स्टैटिक जीके के जो हमारे नितिन सर पढ़ाते हैं आपको स्टैटिक जीके के मॉक टेस्ट हों, सभी जो आपको लेने हैं। स्टैटिक जीके के जो हमारे नितिन सर हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लास में ही करा देते हैं, या तो उनकी क्लास ज़रूर आपको देखनी है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। एक बार मैं आपको पुनः अपनी जो हमारे टीचर्स थे मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, आप सभी लोग देख लेंगे। इनकी जितनी भी क्लासेस होती हैं समय समय पर, आप जितनी भी लाइव होती हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है। तो ज़रूर आप ग्रेट पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल है ग्रेट पाठशाला उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।